गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। ठीक है, तो कल हमने एलिमेंट्स ऑफ कास्टिंग, जो भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं कास्टिंग में, लाइक स्प्रू, राइजर, पोरिंग बेसन, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम उसके सॉलिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिडिफिकेशन होता कैसे है कास्टिंग का, प्योर मेटल्स का कैसे होता है, अलॉय का कैसे होता है, और एक कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिडिफिकेशन टाइम कैसे निकाला जाता है, तो उन सब के चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो जैसे कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग में देखिए, सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल्स होता है, एलॉयज़ का होता है, प्लस कास्टिंग किस तरह, कास्टिंग एक प्योर कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल्स। जो भी प्योर मेटल्स होते हैं उनका सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले हम इसका में देखते हैं और सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। पहला लाइन्स क्या लिखा है यहाँ पे, प्योर मेटल्स हैव डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड देयर सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो होता क्या है, प्योर मेटल्स में जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं उन सबकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमको पता रहता है। ठीक है, हमको एग्जैक्ट पता होता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा या उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। और जो भी सॉलिडिफिकेशन होता है हमारा, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा एग्जैक्ट बता सकते हैं। अलाव में क्या होता है, हमको उनके मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता रहते हैं, सबके डिफरेंट सबके कुछ ना कुछ अलग रहते हैं, हर बार वैल्यू अलग आती है, तो इसीलिए हम उनके इतने एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो जैसा कि इस डायग्राम में मैंने ये टेम्परेचर और टाइम डायग्राम बनाया गया है प्योर मेटल्स का, लिख देता हूँ यहाँ पर। टेम्परेचर, टाइम, डायग्राम ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है, टेम्परेचर और टाइम डायग्राम प्योर मेटल्स का है। ये जो एक्सेस है ये टेम्परेचर की है और ये जो एक्सेस है वो टाइम की ली है। ठीक है, तो होता क्या है, हमने कास्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कास्टिंग में जब हमने मोल्टन मेटल अपना स्प्रू के थ्रू डाल दिया, ठीक है, अब वो जब कैविटी के अंदर पहुंच गया, कैविटी के अंदर पहुंचने के बाद हम उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं कि वो अब सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा उसका। उसके बाद उसको हम अलग अलग कर लेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट वहाँ से निकाल लेंगे। तो करते क्या है, सबसे पहले जब हम छोड़ते हैं तो सबसे पहले जो है हमारा जो मोल्टन मेटल होता है वो कूलिंग, जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, क्योंकि मोल्टन मेटल है पिघलता वो लिक्विड की फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या होता है, उस लिक्विड की कूलिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले उस लिक्विड की कूलिंग होती है कि जो टेम्परेचर होता है हमारे मोल्टन मेटल का, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मोल्टन मेटल होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है, कूलिंग होती है उसकी, वो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। तब एक पॉइंट ऐसा आता है, ए पॉइंट पे, जब उसका फ्रीजिंग उसकी जो बिगिनस हो जाती है, मतलब लिक्विड से अब सॉलिड फॉर्म में वो चेंज होने वाला होता है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होने वाला होता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, वाटर ले लेते हैं हम। ठीक है, वाटर ले लेते हैं। वाटर क्या है कि बिल्कुल लिक्विड है, हमने उसको फ्रीज में रखा। ठीक है, फ्रीज में रखा तो क्या होगा, हमारे वाटर का टेम्परेचर होगा ऐसे 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो हमने उसको फ्रीज में रखा, तो पहले क्या होगा, उसकी जो टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा और एक धीरे धीरे करके वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ए है, यहाँ से क्या होता है, फ्रीजिंग बिगिन होती है। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड फेज चेंज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मोल्टन मेटल इज रिड्यूस्ड टू फ्रीजिंग पॉइंट, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज गिवन ऑफ व्हाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जब किसी भी मेटल की या किसी भी लिक्विड की जब फेज चेंज हो रही होती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हम उसे देते हैं। अब यहाँ पर जो क्या है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम उसे जो है वहाँ पर दी जाती है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद क्या होता है, ए टू बी
यहाँ पर फ्रीजिंग जो है उस मोल्टन मेटल की फ्रीजिंग होती है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर जब बी पॉइंट पे आता है, जब उसकी फ्रीजिंग एंड हो जाती है, अब वो कम्प्लीटली जो है मोल्टन जो मेटल था हमारा, अब वो सॉलिडिफाई हो चुका है, उसके बाद वो सॉलिड की फॉर्म में धीरे धीरे निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए तक जब कूलिंग हो रही लिक्विड की, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा मेटल है वो क्या है, लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। ए से लेके बी तक क्या है हमारा, लिक्विड प्लस सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग हो रही है, यहाँ पर फ्रीजिंग हो रही कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। और जब बी पॉइंट के बाद, एक बार जब वो बी पॉइंट पे पहुँच जाता है, उसके बाद क्या होगा, सॉलिड ही यहाँ पर कम्प्लीटली जो है हमारा सॉलिड में चेंज हो जाता है, हमारा जो मेटल होता है वो कम्प्लीटली सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको अलॉय के बारे में भी बताऊंगा। बाकी प्योर मेटल्स ये जो लिखा हुआ है इसको आप डिटेल से, और मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि जो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ उसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दी होगी, वहाँ से जाके आप वो डिटेल्ड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था जो सॉलिडिफिकेशन था प्योर मेटल्स का, कि सॉलिड जो प्योर मेटल्स का सॉलिडिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे अलॉयज़ का, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलॉय क्या होते हैं। तो अलॉय इज़ द मेटेलिक सब्सटेंस विच इज़ मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ जो मेटेलिक सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं अलॉय, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन को मिला देते हैं, कास्ट आयरन वगैरह से जब मिलकर स्टेनलेस स्टील वगैरह बनती है, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा अधिक जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक अलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो अलॉय का सॉलिडिफिकेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ए और बी जो फ्रीजिंग बिगिंस है, फ्रीजिंग एंड्स है, फ्रीजिंग का जहाँ से शुरू होती है जहाँ तक एंड होती है वो एक यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं है। तो यही एक डिफरेंस होता है, जैसा कि पिछले में मैंने आपको क्लियर किया था कि हमें जो प्योर मेटल्स होते हैं उनके फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, ये सब मेल्टिंग पॉइंट ये सब पता होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट हमको पता होते हैं। बट अलॉय में ये सब डिफ़र करते हैं मेटल टू मेटल। अगर हम कंपोजिशन जैसे जैसे चेंज होती है एक दूसरे की, जैसे हम एक मेटल की कंपोजिशन हमने बढ़ा दी है, एक ही कम कर दी है एलिमेंट्स में, तो क्या होता है अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए यूनिफॉर्म नहीं मिलता है। तो यहाँ से ए टू बी जो मतलब अलग टेम्परेचर पे होगा, फ्रीजिंग जो शुरू होगी वो अलग टेम्परेचर पे होगी, जो एंड होगी वो अलग टेम्परेचर पे होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, माइनर डिफरेंस होता है, बट होता है, कैलकुलेशन में ये हम लेते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी सब प्रोसेस सेम है कि कूलिंग, जो लिक्विड है हमारा मोल्टन मेटल है उसकी कूलिंग करते हैं, उसके बाद ए से बी तक हमारा जो है फ्रीजिंग होती है, बी से लेकर सी तक हमें सॉलिड मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा, लाइक प्योर मेटल्स अलॉयज सॉलिडिफाई ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक रेंज होती है टेम्परेचर की, वहाँ पर ये सॉलिडिफाई होते हैं। तो ये टेम्परेचर टाइम डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, और इसके जो डिटेल्ड इसके जो नोट्स हैं वो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में बता दिया है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि एक जो सिंपल कास्टिंग होती है उसका सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है सॉलिडिफिकेशन प्योर मेटल का और अलॉय का जो है हमने सॉलिडिफिकेशन के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं सिंपल कास्टिंग, कि कास्टिंग जो होती है उसका जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसकी एक इक्वेशन होती है, वो क्या क्या होती है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे कि मैंने ये बनाया है टेम्परेचर एंड जो है हमारा टेम्परेचर और डिस्टेंस फ्रॉम मोल्ड वॉल, ये जो डायग्राम है वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम मत समझना है इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये टेम्परेचर, ये डिस्टेंस फ्रॉम मोल्ड वॉल के रेस्पेक्ट में बनाया गया है टेम्परेचर के, ठीक है। तो हमने मान लिया ये मोल्ड वॉल है, जो हमारा फ्लास्क होता है उसकी ये मोल्ड वॉल है, ठीक है, ये वाली। और उसके बराबर में अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपना जो मोल्टन मेटल है वो कैविटी में डाला, ठीक है, फ्लास्क में स्प्रू के होते हुए हमने कैविटी में अपना मोल्टन मेटल पहुंचाया, तो होगा क्या, जो दीवारें होंगी, मोल्ड वॉल होगी, जो दीवार बॉल होगी, जो उसकी फ्लास्क की दीवार होगी, वो क्या होगी, वो ठंडी होगी पहले से, है ना। तो दीवार पे जो है जितना भी मेटल जो दीवार पे लगेगा वो तुरंत जो है सॉलिड में वो चेंज हो जाएगा। बीच वाला जो मेटल है जो बीच में होगा, दीवारों पर जो भी मेटल आएगा वो अपने आप तेज़ी से सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला जो मेटल होगा उसका जो हीट डिसिपेशन है वो थोड़ा स्लो होगा,
जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये जो लाइन जो ग्राफ आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हीट डिसिपेशन का जो है ग्राफ आ रहा है। तो लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा धीरे होगी, सॉलिड में और तेज, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा और इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो हीट डेसिपेशन क्या होती है, ये जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि दीवार के जो पास वाला होता है, जैसा कि हम कंडक्शन में हीट एंड मास ट्रांसफ़र में आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, हीट एंड मास ट्रांसफ़र में आप ये एक इक्वेशन पढ़ते हैं हीट ट्रांसफ़र की, ठीक है, जो कंडक्शन में होती है। कंडक्शन में क्या होता है कि जो एक मेटल से, जैसे अगर दो मेटल पास पास रखे हैं तो उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसकी एक इक्वेशन होती है। तो जैसे कि मूल्ड वॉल से लगा हुआ सॉलिड से लिक्विड, तो यहाँ पर जो है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने जो हीट ट्रांसफ़र में आपने अभी नहीं पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे कंडक्शन की, ये हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन की होती है ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, Q अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस का K डेल T अपॉन डेल X। तो यहाँ पर ये डेल Q अपॉन ए क्या है वो मैं सब आपको बता देता हूँ। Q अपॉन ए क्या है, हीट फ्लो रेट है, हीट फ्लो रेट है पर यूनिट पर एरिया, हीट फ्लो रेट पर एरिया, ठीक है, या पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या जो आप इसको बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं आप इसको, पर यूनिट एरिया, ठीक है। डी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मूल्ड वॉल, ठीक है, और के क्या है, के यहाँ पर होता है, के यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी, और डाइवर टी अपॉन डाइवर एक्स को आप बोल सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो जितना मूल्ड वॉल से हमारी जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मूल्ड वॉल से इसमें सॉलिड, इसके मोल्टन मेटल में, उतना ही धीरे जो है हीट डेसिपेशन, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो इतना ही धीरे होता जाएगा। जो जितना पास वाली जो लेयर होगी हमारे मोल्टन मेटल की, वो जल्दी हीट ट्रांसफ़र करेगी और जल्दी लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यही हमारी इक्वेशन जो है ये बताती है हमको। तो एज सॉलिडिफिकेशन ऑफ सिंपल कास्टिंग समझता हूँ आप समझ गए होंगे। इन तीनों के बारे में ही हमको जो है पढ़ना था, ठीक है। तो अभी हमने जो है सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग के बारे में पढ़ा। अब वो किसी भी कास्टिंग की ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम, जो उसको सॉलिड होने में, मोल्टन मेटल को सॉलिड में होने में, जो चेंज होने में जो टाइम लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम, उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन दी कोइनॉप्स ने। तो वो इक्वेशन के बारे में मैं जो है क्या क्या बताया इस इक्वेशन ने हमें। तो जिस इक्वेशन ने हमें बताया कि द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ ए कास्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम, जो लगने वाला समय है किसी भी मोल्टन मेटल को सॉलिड में चेंज होने में जो समय लगने वाला है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, उस कास्टिंग के वॉल्यूम का, उस कास्टिंग के वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर का, जो ये सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जब हम किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो वो कांस्टेंट के हमने यहाँ पर लगाया, जिसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेयर K इज इक्वल्स टू सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। यहाँ पर B क्या है,
वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ऐसे क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग, ठीक है, और टी क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम। गाइस कास्टिंग का जो टाइम निकालने के लिए ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें दो टर्म हमने जो यूज की हैं, बी एंड एस ए। तो बी, यहाँ पर जो बी होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो हमको बताता है हीट कंटेंट के बारे में, हीट कंटेंट के बारे में बताता है। और जो ऐसे है वो हमको हीट ट्रांसफ़र के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है जो आगे आपको काम में आएगी। यहाँ पर हीट कंटेंट और हीट ट्रांसफ़र के बारे में जो है आपको बताती है। ये जो वी और ऐसे मतलब वॉल्यूम जो होगा, पूरी जो कास्टिंग का वॉल्यूम होता है वो हमको बताता है हीट कंटेंट के बारे में, और ये हीट ट्रांसफ़र के बारे में। तो ओवरऑल इन दोनों के अब रेशियो के स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन टाइम। ये जो होता है हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था सॉलिडिफिकेशन टाइम के बारे में, एक इक्वेशन देखी थी, हम सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालते कैसे हैं किसी भी कास्टिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है कि एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक की। एक क्योंकि एग्जाम्पल जब हम देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल उस तरह का कर लेते हैं तो हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ रियल में चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये जो न्यूमेरिकल आपके पास रखा है, यहाँ पर लिखा है एक कास्टिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन फैक्टर that is 0.56 into 10 to the power 6 second per meter square. Find the solidification time in seconds for a spherical casting of 100 mm diameter. मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने सॉलिडिफिकेशन फैक्टर हमारे लिए दे दिया, जो कि है 0.56 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने हमसे टाइम पूछ लिया कि सॉलिडिफिकेशन टाइम बताइए। इन्होंने जो कास्टिंग की जो शेप है वो बता दी हमें कि स्फेरिकल कास्टिंग है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती थी, कॉनिकल भी हो सकती थी, क्यूबिकल भी हो सकती थी, ठीक है। तो स्फेरिकल इन्होंने हमें बता दिया और इन्होंने हमें 100 mm डायमीटर जो हमें दे दिया था। चलो हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या दिया है, तो हम सबसे पहले बोर्ड लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो इन्होंने हमारे लिए सबसे पहले दे रखा है के सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, जो कि है 0.56 इंटू 10 टू दी पावर 6 सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वन इन्होंने क्या दे रखा है हमारे लिए, डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है जो कि है 100 mm, ठीक है। दो चीज़ें हमको इन्होंने दे रखी हैं, क्योंकि अब देखो अब हमें निकालना क्या है, हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम पूछा गया है। तो हम सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए हमें पता है फार्मूला क्या होता है, टी एस इज इक्वल्स टू के वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्फेरिकल कास्टिंग का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल कास्टिंग का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 4 π r स्क्वायर, ठीक है। ये हमको पता ही है। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, टी एस के की वैल्यू हम रखेंगे, के की वैल्यू क्या है 0.56 10 टू द पावर 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम जो है आर की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए 4 से क्या गया, 4 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। आर स्क्वायर से जो है आर स्क्वायर गया, यहाँ पर क्या बचेगा आर। अब हम इसको अगर और इधर सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या लिख लेंगे, टी एस इज इक्वल्स टू 0.56 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ पर क्या बचा r/3, ये बचा r और ये बचा 3, तो r/3 बचा। अब चूंकि हमारे लिए d दे रखा था 100 mm, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकाल लें तो वो कितनी हो जाएगी 50 mm, ठीक है। और 50 mm को यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, जो कि है उसके यूनिट।
यूनिट जो है हमको सेम लेके चलना है। तो 50 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.050, ठीक है। एक मीटर में 100,000 mm होते हैं, 0.050 मीटर। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, टी एस बराबर 0.56 इंटू 10⁻⁶, आर की वैल्यू हो गई 0.050 3, और इसका स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। अब टी एस की वैल्यू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 155 सेकेंड्स। हमको इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू चाहिए होती है, तो 155 सेकेंड, जो भी यहाँ पर हमसे सेकेंड्स में पूछा था कि आंसर जो है सेकेंड्स में देना है, तो टी एस हमारे पास आ गया 155 सेकेंड्स। मतलब कि अगर आप देखें कि अगर हमारे पास फैक्टर दे रखा है और अगर हमारे पास 100 mm डायमीटर की कोई स्पेरिकल कास्टिंग है, 100 mm डायमीटर की अगर स्पेरिकल कास्टिंग है, तो उसको जो है 155 सेकेंड लगेंगे, लगभग 2.5 मिनट जो है उसे सॉलिडिफिकेशन होने में लगेगा। तो ये थी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इस लेक्चर में हम इतना आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है सॉलिडिफिकेशन में, श्रिंकेज क्या होती है, डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो लेक्चर में, अगर जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।